हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का स्पेशल सेशन। आज के सेशन में आगे बढ़ने से पहले, जी हाँ, मुझे पता है कि एक लंबे अरसे के बाद फाइनली आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ये लगभग 10 से 15 दिन का गैप है और मुझे नहीं लगता है कि आज तक चैनल शुरू करने के बाद इतने लंबे समय का गैप हुआ है। इसमें थोड़ी बहुत व्यक्तिगत, थोड़ी बहुत आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। आप सब इतने आराम से, सुकून से थे, तो मुझे लगा कि भाई आप सब ऐसे ही छुट्टी घोषित कर देते हैं तो मुझे भी कुछ छुट्टी लेनी चाहिए। शायद मैं कुछ बेहतर कर पाऊँ या फिर अपने बारे में सोच पाऊँ, जिस वजह से पता नहीं कैसे 15 दिन निकल गया और मैं आपके लिए कोई भी वीडियो नहीं ला पाया। मैं यहाँ पर सभी बच्चों से कहूँगा कि फिर से मैं वापस आ चुका हूँ और अब यहाँ से जिस तरीके से आपके सेशंस चल रहे थे वैसे ही चलेंगे। यहाँ पर हम कुछ नए तरह के क्वेश्चन को भी ऐड करने वाले हैं। 1 से 2 एपिसोड के बाद वो क्वेश्चन पैटर्न हम लेकर के आएंगे। जो इससे पहले चल रहा था एरर स्पॉटिंग के लिए जो मॉक टेस्ट ला रहे थे उसका वही लेवल रहेगा जो मैंने कहा था आप सबसे कि हर एक बच्चे को, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, कुछ न कुछ सीखने के लिए जरूर मिलेगा। वर्ड स्वैप के क्वेश्चन आते रहेंगे और जो नए सेशंस ऐड करेंगे उसकी तो बात होगी ही। उसके बाद बहुत जल्द, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि आपकी ऑफलाइन क्लासेस भी खुलने की तैयारी हो रही है और ऊपर वाला जाने हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि आगे एग्जामिनेशन का लंबा चौड़ा दौर शुरू होने वाला है और वैसे में अगर मार्गदर्शन सही ना हो, पढ़ाई ठीक ढंग से ना चल रहा हो, तो कहीं ना कहीं ये वर्ष भी खाली जाएगा और मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहूंगा कि आपके साथ ऐसा अन्याय हो। होप तो ये भी है कि अब मैं वापस स्टूडियो जा पाऊंगा और ग्रामर के जो सेशंस हैं, नरेशन जहां पर रुका हुआ है, उसे मैं आगे बढ़ा पाऊंगा। थोड़ी सी दुखद घटना रही है, जो मेरा कैमकॉर्डर था उसका डिस्प्ले फूट गया है इन दिनों। इस वजह से भी उसे ठीक होने में समय लगेगा और अभी फिलहाल इसी तरह के सेशन चलते रहेंगे। आज के सेशन में यहाँ पर जो हम सेशन लेकर के आए हैं वो है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। सोचा कि हल्के फुल्के सेशन से शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे हम एक एक करके एपिसोड्स लाएंगे। यहाँ पर आपको ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट पुराने जैसा नहीं है, इसमें मैंने पैटर्न को बदला है। जो आजकल पूछा जाता है, जो कंटेम्प्रेरी है कि 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक से ज्यादा ऑप्शन में दिए गए जो फ्रेज है, जो हिस्सा है, वो आपके अंडरलाइन या बोल्ड वाले हिस्से जिसको रिप्लेस करना होता है उसको रिप्लेस करने में वो सक्षम होता है। तो इसका जो आंसर है वो ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 3, इस तरीके से इसका ऑप्शन आता है जो कि आजकल पूछा जाता है। तो आज मैं यहाँ पर उसी पैटर्न के साथ उपस्थित हुआ हूँ। समय सीमा उतनी ही रहेगी, 20 सेकंड की समय सीमा आपको उपलब्ध कराएंगे। क्वेश्चन चूंकि सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लगभग 10 एपिसोड, 9 एपिसोड हो चुके हैं और इससे पहले भी आपने कई दफा इसे प्रैक्टिस किया होगा। ग्रामेटिकल नॉर्म्स की अच्छी खासी जानकारी आपको हो गई है, तो बिल्कुल आप बना सकते हैं। और सिलेक्शन, एलिमिनेशन, ग्रामेटिकल नॉर्म्स, जो भी तरीका अभी तक मैंने आपको बताया है या जो आपने सीखा है, उस आधार पर इसको अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। सही भी होता है, फिर भी आप एक्सप्लेनेशन को देखिए, समझिए, और गलत हो जाए तो निराश हताश नहीं होना है। बिल्कुल एक्सप्लेनेशन को देखिए, अगर लगता है कि उसको नोट डाउन करने की जरूरत है, बिल्कुल नोट डाउन करिए। नए वर्ड्स अगर आते हैं तो उसे मैंने कहा है कि जहां पर आप नोटबुक जो यूज करते हैं उसके खाली वाले हिस्से में उसको लिख दीजिए। अब ये इसलिए भी जरूरी है कि वो आपके नजर पर आता रहे, तो आप उसे दोहरा सके ताकि उसे अपने डेली लाइफ में आप यूज कर सके। चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि इसमें जो 10 क्वेश्चन लाए गए हैं उसमें कौन कौन से ग्रामेटिकल नॉर्म्स है और क्या कठिनाइयां उसे बनाने में आपको सामना करना पड़ सकता है। नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के सेशन में कौन कौन से क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। चलिए देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और इस सेशन में लाए गए एक नए पैटर्न के सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 10 क्वेश्चन को बारी बारी से आपके सामने रखते हैं। पहले ही बता चुका हूं, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, बस आपसे इतना ही कहूंगा, अटेम्प्ट कीजिए और वीडियो को भगा भगा करके नहीं देखिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के बाद जो एक्सप्लेनेशन आता है वो बहुत जरूरी है। मुझे स्टैटिस्टिक्स से ऐसा पता चलता रहता है कि बहुत सारे बच्चे भगा करके आंसर देख लेते हैं, उन्हें ये महसूस हो जाता है कि इसकी एक्सप्लेनेशन देखने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे बच्चों के लिए ये कहीं ना कहीं एक बात जो है वो काफी महत्व रखती है, जो मैं आपको बता दूं कि एक्सप्लेनेशन के दौरान बहुत सारी ऐसी चीजें मैं बताता हूं जो एक्चुअली उस संदर्भ से जुड़ा हुआ नहीं भी हो सकता है और वो आपके लिए एक
एड ऑन, एक नई जानकारी हो सकती है। तो इसीलिए बिल्कुल वीडियो पर शुरू से अंत तक बना रहिए। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। आज के सेशन में जो पहला सवाल लिया गया है वो आपके सामने है। समय की व्यवस्था करें और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कह दिया कि देखिए एक सवाल है और ये पुराने सवाल जैसा ही एक हिस्सा है जो अंडरलाइंड है यहां पर, और मैं इसको हमेशा से इटैलिक में कर देता हूं। अब यहां नीचे पहले ऐसा नहीं होता था, पहले सीधा सीधा ए बी सी डी 4 में उसके लिए एक नया कॉम्बिनेशन होता था, नए रिप्लेसमेंट के लिए जो फ्रेज होता था, जो सेंटेंस का हिस्सा होता था वो दिया जाता था। उसे हम अपनी सूझबूझ ग्रामेटिकल नॉर्म सेंटेंस के डिमांड के हिसाब से उसको हम रिप्लेस करते थे और वही वाला मेरा आंसर होता था। मतलब है कि ए बी सी डी, और अगर कोई भी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं होती थी वैसी परिस्थिति में आंसर मेरा होता था नो करेक्शन रिक्वायर्ड, नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड, यानी कि ई नंबर। यहां पर क्या हुआ है कि एक ऑप्शन अलग से दिया हुआ 1, 2 और 3, मतलब है 3 नया नया कॉम्बिनेशन मुझे दिया गया है। और इसमें यह भी हो सकता है कि तीनों के तीनों फिट बैठे, तीनों में से कोई भी फिट ना बैठे, अकेला 1 हो, 2 हो या 3 हो। तो थोड़ी सी जो है ये डिफिकल्टी लेवल थोड़ी सी ज्यादा हो गई। एक अगर सीधा सीधा रिप्लेस करना होता है तो वहां पे शायद आपका तुक्का या थोड़ी बहुत समझदारी भी काम कर जाती है, बट यहां पर आपको थोड़ा सा जो है नॉलेज ज्यादा डिमांड रखता है इस तरह का सवाल, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आप अटेम्प्ट कर चुके हैं। चलिए हम देखते हैं यहां पर क्या कह रहा है कि रश्मि हेट्स एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग। अब ये दोनों देखिए, एवरीबॉडी के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हु का इस्तेमाल करते हैं, और एवरीथिंग के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, व्हिच का इस्तेमाल करते हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हु फॉर पर्सन, ये आप जानते हैं कि हम इसका पर्सन के लिए यूज करते हैं, और इसका जो करते हैं हम नॉन लिविंग के लिए करते हैं। ठीक है, किसके लिए करते हैं, नॉन लिविंग के लिए करते हैं। और इस दोनों के लिए जो दैट एक ऑप्शन आता है मेरा, दैट, ये हम करते हैं बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। इसका इस्तेमाल दोनों के लिए किया जाता है। तो अब देखिए कि यहीं से अगर जानकारी मेरे पास है तो पता चल जाएगा। इसका मतलब होता है जो, जिसने। ये जो हु, विच और दैट है, यहां पर हम दैट का प्रयोग जो है दोनों के लिए करते हैं। अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है कि एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग, चूंकि दोनों को जोड़ दिया है, पोर्शन को भी जोड़ दिया है, थिंग को भी जोड़ दिया है, लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है, तो वैसे केस में यहां पर विच लिखना बिल्कुल गलत है। तो विच मेरा यहां पर नहीं होगा। अब हम ऑप्शन को देखते हैं, तो विच जो पहला है ये तो बिल्कुल नहीं होगा, तो ये यहां से एलिमिनेट हो गया। हु, चूंकि एवरीबॉडी अकेले नहीं है तो हम इसको भी नहीं लिख सकते। तो एक मेरा जो तीसरा ऑप्शन बचता है, दैट रिमाइंड हर, रश्मि हेट्स एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग दैट रिमाइंड हर ऑफ हर मिस्टेक्स। यहां पर फुल स्टॉप मिसिंग है, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो मेरा सही है। उसको रिप्लेस कर देंगे अगर हम उससे, तो मेरा सेंटेंस ग्रामेटिकली और कंटेक्स्ट के हिसाब से दोनों फिट बैठ जाएगा। तो इसलिए जो इस सवाल का जवाब हो गया वो हो गया सी, ओनली 3। देखिए बस यही है, इस सवाल में कुछ नहीं है, बस आपको यह देखना है कि जो 3 चॉइसेस दिए गए हैं उसमें से क्या तीनों है, क्या पहला दूसरा है, क्या पहला तीसरा है, क्या दूसरा तीसरा है, या कोई नहीं है। यही आपको चॉइस करना है। यहां पर पहले सवाल में एक चॉइस होता था, ए या बी या सी या डी उसमें से, और अगर कोई नहीं होता था तो हम कहते थे नो करेक्शन रिक्वायर्ड। तो यहां पर एक जो जानकारी आपके लिए मिली वो जानकारी क्या थी, तो वो जानकारी यहां पर है कि विच का प्रयोग हम नॉन लिविंग के लिए करते हैं, हु का प्रयोग पोर्शन के लिए करते हैं। सीधा ये ध्यान रखिएगा, इसका लिविंग नहीं, सिर्फ पोर्शन के लिए इस्तेमाल होता है, और दैट का प्रयोग जो है हम दोनों के लिए करते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग। एंड दैट्स व्हाई ना व्हिच होगा ना हु होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर हम हु करते हैं तो फिर इसका वैल्यू नहीं रह जाएगा और ये गड़बड़ हो जाएगा। वहां पर व्हिच करेंगे तो फिर इसका जो है हम इसके लिए उपयुक्त जो रिलेटिव प्रोनाउन होना चाहिए वो हम यूज नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए मेरा तीसरा आंसर होगा। चलिए अगला सवाल लेंगे और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू अ रूल डिक्लेयर्ड। सबसे पहले तो ये देखिए, रूल का डिक्लेरेशन
ये यहां पर इसके साथ सही कॉम्बिनेशन नहीं है। ये इस तरीके से रूल डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। द रेलवे जोन्स हैव बीन आस्क्ड टू प्रोवाइड 3 स्टॉपेजेस इन द डेस्टिनेशन स्टेट अदर देन द फाइनल स्टॉप। तो यहां पर ये नहीं होगा, हमको अब देखना है इसमें कौन सा है। तो सिंपल सा है कि अकॉर्डिंग टू एन ऑर्डर इशूड, बिल्कुल ये सही है, जो ऑर्डर इशू किया गया है पहले, तब हम यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिसाब से भी देखिए तो मेरी जरूरत यहां पर क्या है कि मुझे यहां पर V2 लगाना होगा कि भाई पहले से जो इशू किया गया है उसके अनुसार द रेलवे जोन्स हैव बीन आस्क्ड टू प्रोवाइड 3 स्टॉपेजेस, तब जाकर के मीनिंग सही आता है। तो अकॉर्डिंग टू एन ऑर्डर इशूड, बिल्कुल ये मेरा सही है, हो सकता है बिल्कुल फिट बैठेगा, मीनिंग भी सही कर देगा ये कि अकॉर्डिंग टू एन ऑर्डर इशूड द रेलवे जोन्स हैव बीन आस्क्ड टू प्रोवाइड 3 स्टॉपेजेस, और आगे जो दिया हुआ है वो फिट बैठ रहा है। फिर कह रहा है कि एज द गवर्नमेंट हैज क्लेम्ड, अब यहां पर ये हैज क्लेम्ड लगाने के बाद फिर हैव बीन, ये दो डबल परफेक्ट यहां पर हो जाएगा, नहीं उससे पुरानी घटना है, तो इसको एक्चुअली मुझे यहां पर V2 में रखना चाहिए और कंटेक्स्ट के हिसाब से ये बेहतर मीनिंग नहीं दे पाएगा मेरा। एज द गवर्नमेंट हैज क्लेम्ड नहीं, एज यहां पर अगर सीधा सीधा कहते ऑर्डर्ड कुछ भी ऐसा तो आता, और हैज की वजह से भी यहां पर ये एलिमिनेट हो जा रहा है ये ऑप्शन, तो ये खत्म हो गया यहां पे। तो सिर्फ अभी तक मुझे दिख रहा है कि पहला जो है अकॉर्डिंग टू एन ऑर्डर इशूड। अब दूसरा देखेंगे एज पर द इंस्ट्रक्शन लेड आउट, बिल्कुल, और यहां पर देखिए इसका जो मतलब होता है गेट रेडी फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस और इवेंट, ठीक है। कह रहा है कि एज पर द इंस्ट्रक्शन लेड आउट, अब यहां पर इंस्ट्रक्शन जो आया उसमें भी कहा क्या जा रहा है कि द रेलवे जोन्स हैव बीन आस्क्ड टू प्रोवाइड 3 स्टॉपेजेस, बिल्कुल ये भी मेरा जो है मीनिंग को जो है सही कन्वे करने में सक्षम है। वो हिस्सा अगर हम रिप्लेस करते हैं यानी कि 1 और 3 यानी पहला और तीसरा, ये हम देखेंगे कि इसमें पहला और दूसरा बिल्कुल नहीं है, दूसरा जहां जहां है वो मेरा एलिमिनेट हो जाएगा। ये देखिए बी नंबर ऑप्शन है बोथ 1 और 2, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो हो जाएगा आपका बी। देखिए यहां पर कुछ नहीं है, थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि ये टाइम टेकिंग हो सकता है आपके हिसाब से, अगर आप सुपर बिगनर्स हैं या फिर बिगनर्स हैं, आप को 20 सेकंड से थोड़ा ज्यादा समय लग जा रहा था वो एक चॉइस वाला जो A B C D या E वाला में, अब यहां पर जो है ये थोड़ा सा और हो गया, तो आपको रफ्तार अपनी बढ़ानी होगी। रफ्तार बढ़ाने के लिए पहले से मैं बता रखा हूं कि न्यूज़पेपर रीडिंग को कंटिन्यू रखिए, और उम्मीद तो ये है कि इन 15 दिनों में आपने अपनी जरूरत के हिसाब से चैनल के वीडियोस भी देखे होंगे और आप अपनी पढ़ाई जारी कर रहे होंगे। ऐसे लगता नहीं है क्योंकि आप लोगों को कोई खासा फर्क नहीं पड़ता है। आप बस, मुझे ये नहीं कहना चाहिए, ये सबके संदर्भ में सही नहीं भी हो सकता है, लेकिन आप देखिए कि आपको तो लगता है छुट्टी मिल गई है, भाई साहब ये छुट्टी उस दिन आपके लिए घातक साबित हो जाएगी जब दुनिया आम तौर से चलनी शुरू हो जाएगी, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। उस समय में लगेगा कि हमने 1.5-2 सालों में क्या खो दिया। अगर आप यहां पर अपनी पढ़ाई करते रहते हैं, अपने आप को इंप्रूव करते रहते हैं, तो फिर आपको यह महसूस नहीं होगा। जैसे ही वैकेंसी आएगी आपका रिजल्ट हो जाएगा, आपके पास समय ही समय है अपने कमजोर हिस्से को इतना मजबूत करने का कि वो आपकी सफलता में सबसे अहम भूमिका निभा दे। इसीलिए बहुत जरूरी है 24 घंटे का आप कैसे सदुपयोग कर सकते हैं, और अगर आप दुरुपयोग करते हैं तो इतना ज्यादा भी कैसे कर सकते हैं कि 24 के 24 घंटों का जो है आप दुरुपयोग कर दें। अरे ठीक है, एंटरटेनमेंट अपनी जगह पर है, मोबाइल ब्लॉगिंग, वीडियोस, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये अपनी जगह पर है। आप कितना कर सकते हैं, 2 घंटे, 4 घंटे, 2 दिन, 10 दिन, महीने भर भी आप लगातार 2-4 घंटे करते हैं, फिर भी आपके पास 20 घंटे का समय बचता है, जिसमें से 8 घंटे निकालने के बाद 12 घंटे का समय बचता है। इसलिए बच्चे, मैं बस इतना ही कहूंगा कि यही समय है, जागो, पहचानो। वैकेंसीज वैसे भी कम आ रही है, आप देख रहे हो, और जो एस्पायरेंट्स हैं उसकी संख्या बढ़ रही है, आपका कंपटीशन और बढ़ने वाला है, तो अपने लेवल को बढ़ाइए। यहां पर बस थोड़ा सा आपको ज्यादा समय लग सकता है, तो घबराइएगा नहीं। अगर आपको लगे कि 20 सेकंड की समय सीमा आपके लिए पर्याप्त नहीं है, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, बनाइए। गलत हो जाता है, निराश मत होइए, समझिए कि मैं यहां पर क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए अगला सवाल लेंगे और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कहता है, वेल माई प्लान टू गो टू द बीच इज गॉन फॉर अ बर्टन।
अब ये देखिए, ये एक नया एक्सप्रेशन है, ये इसको मैं ब्लू कलर से, ये जो है गॉन फॉर अ बर्टन, इसका ये ईडियम है और इसका मतलब होता है लॉस्ट या डिस्ट्रॉयड। ठीक है, लॉस्ट या डिस्ट्रॉयड, ये याद रखिएगा। गॉन फॉर अ बर्टन का मतलब होता है लॉस्ट या डिस्ट्रॉयड। ठीक, वेल माई प्लान टू गो टू द बीच इज डिस्ट्रॉयड नाउ दैट इट इज सपोज टू रेन ऑल वीकेंड। यहां पर हम इसको छोड़ करके हम इस मीनिंग को देख रहे हैं। अब आप इसके हिसाब से भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर इंप्रूवमेंट की जरूरत बताई जा रही है। क्या इंप्रूव हो सकता है कि वेल माई प्लान टू गो टू द बीच इज गॉन फॉर अ बर्टन। अब देखिए कि गॉन फॉर अ बर्टन का पहले मैंने बता दिया मीनिंग क्या होता है, लॉस्ट या डिस्ट्रॉयड। ये ध्यान में रख लीजिएगा। अब इसको हम देखते हैं कि मुझे भाई किससे यहां पर रिप्लेस करना है। ये हैड के साथ V3 लगा हुआ होना चाहिए, जो कि नहीं है, यहां पर V2 है, ये गलत है, ये मेरा नहीं होगा, यहां पर इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। अब कह रहा है कि प्लान टू गो टू द बीच इज गॉन फॉर अ बर्टन नाउ। ठीक है, यहां माई प्लान टू गो टू द बीच इज गॉन फॉर अ बर्टन नाउ, बिल्कुल ये सेम मुझे लग रहा है, यहां पर कोई बदलाव तो नहीं है। वेल माई प्लान to go to the beach is gone for a burton now, बिल्कुल ये बिल्कुल यहां से इसको रिप्लेस कर सकते हैं 2 नंबर से। तीसरा देखिए कि प्लान ऑफ गोइंग टू द बीच, बिल्कुल ये भी सही है कि प्लान ऑफ गोइंग टू द बीच इज गॉन फॉर अ बर्टन नाउ, बिल्कुल इसके हिस्से में, इस हिस्से में बदलाव कर दिया है, तो ये भी मेरा जो है मीनिंग को सही कन्वे कर पाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहीं पर है कि यहां क्या हो गया कि जो हिस्सा अंडरलाइंड है, जो हाईलाइटेड हिस्सा है, उसको इसमें आपको ये आपसे जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या आप एक ऑप्शन के अलावा आप उसको दूसरे तरीके से लिखने में सक्षम हैं या नहीं। आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी बेहतर है इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के कि आप उसको कई और तरीके से लिख सकते हैं, ये आपको समझ में आता है या नहीं आता है। तो पहला देखिए कि प्लान टू गो टू द बीच इज गॉन फॉर अ बर्टन नाउ, ये ठीक है। अब अगला जो है प्लान ऑफ गोइंग टू द बीच, ये भी ठीक है, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और इसीलिए इसका जो आंसर है बोथ 2 and 3 एंड द ऑप्शन इज डी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका डी। परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही समझ लीजिए कि उसके दूसरे तरीके से लिखने को जो है ऑप्शन में दिया गया हो सकता है, आपको बस उसे जांचना है कि क्या वो मीनिंग उसके लगाने से, उसको रखने से आ जा रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए अगला सवाल लेंगे और आपका समय शुरू होता है। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है कि इंडियाज डेवलपमेंटल प्लानिंग, यहां लग रहा है कि प्रिंटिंग मिस्टेक है, डेवलपमेंट प्लानिंग विच स्टार्टेड इन 1951। स्टार्टेड जो है ये V2 है, मेरा पास्ट की कहानी बता रहा है। अब यहां पर लिखा हुआ है कम, जो कि बिल्कुल संदर्भ के हिसाब से फिट नहीं बैठ रहा है। क्यों भाई? क्योंकि कम जो है वो V1 है, केम जो है ये इसका V2 होता है, और V3 फिर हो जाता है कम। अब यहां पर इसको हम V3 नहीं मान सकते क्योंकि इसके पहले हैज हैव नहीं है, तो एक्चुअली वो V1 है, जो कि संदर्भ के हिसाब से गलत है। अब हमें ये जांचना है, जो मेरा दिया हुआ है चॉइसेस उसके हिसाब से, कम्स टू द कंक्लूजन, बिल्कुल ये नहीं होगा क्योंकि कहानी मेरी पास्ट की है। अब यहां पर देखिए कि हैड कम टू एन एंड इन, अब यहां पर ये पुरानी घटना है, इन मार्च 2017 कह रहा है कि इंडियाज डेवलपमेंट प्लानिंग which started in 1951 had come to an end in March 2017 with the end of 12th 5-year plan। तो यहां पर इसका मीनिंग आता है, इसके हिसाब से जो है ये मीनिंग कन्वे कर पाता है, लेकिन अगर हम ग्रामेटिकल नॉर्म्स की बात करें, ग्रामेटिकल नॉर्म्स की बात करें तो उस हिसाब से ये गड़बड़ हो जाएगा। देखिए 1951 के लिए हमने V2 का इस्तेमाल किया है, तो यहां पर हम हैड प्लस V3 नहीं लिख सकते हैं, ये मैं प्रेफर नहीं करूंगा आपको लिखने के लिए, तो मुझे यहां पर इसको काटना पड़ेगा। आप में से बहुत सारे बच्चों को ये लग सकता है कि ये क्यों नहीं हो सकता है। आप सोचिएगा कि 1951 के लिए
हमने V2 लिखा है। और ग्रामेटिकल नॉर्म्स ये कहता है कि किसी पास्ट की घटना को अगर हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस मानते हैं, वो V2 यूज होता है, उससे पुरानी जितनी घटनाएं होती है उसके लिए हम हैड प्लस V3 का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मेरे हिसाब से गड़बड़ है। अब यहां पर जो है केम टू अ कंक्लूजन, तो बिल्कुल ये इस्तेमाल कर सकते हैं हम, पास्ट जो है नॉर्मल V2 हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसीलिए जो इसका आंसर है वो मेरा दिख रहा है ओनली 3, और ऑप्शन जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा बी। देखिए बच्चे, आप सबको यहां पर एक परेशानी हो सकती है कि हैड कम टू एन एंड इन क्यों नहीं होगा। तो मैंने पहले ही कहा है कि जब आप कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, टेंसेस हम किस परिस्थिति में स्विच करते हैं, ये मैंने आपको बताया है। टेंस की प्रायोरिटी टेबल में मैंने जो टेंस की कॉम्बिनेशन को बताया है, उसका जो सीक्वेंस मैंने बताया, वहां पर काफी डिटेल से इसकी जानकारी दी है। जो लोग नए हैं, सबसे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल पे छोड़िएगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लोगों को बता दीजिए। और अगर आप इसकी विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो बिल्कुल प्लेलिस्ट में चले जाइए, टाइम एंड टेंस वाले में आपको मिल जाएगा। 3 एपिसोड में पूरे डिटेल में उसको मैंने एक्सप्लेन करके बताया है कि क्या है पॉइंट ऑफ रेफरेंस, उससे पुराना क्या हो सकता है, उससे पुराना जाने पर हम कौन सा और टेंस क्यों स्विच करते हैं, इसकी पूरी जानकारी वहां पर है। तो उस आधार पर बिल्कुल ये ऑप्शन मैं इसे नहीं कहूंगा। हो सकता है कई जगह पर आपको आंसर में सी दिखे 2 और 3, लेकिन नहीं, मैं बिल्कुल यहां पर नहीं कहूंगा। इसका जो आंसर है वो सिर्फ और सिर्फ है बी, यानी ओनली 3। चलिए अगला सवाल लेंगे और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है, ब्रिटिश बिलियनर एंड मनी सुपरमार्केट.com co-founder सिमोन निक्सन हैव, सबसे पहले तो गड़बड़ी यहीं पर है कि भाई यहां हैज होना चाहिए, इन्वेस्टेड ऑन, ये नहीं, इन्वेस्ट के साथ इन्वेस्टेड इन होता है जहां पर हम पैसे खर्च करते हैं, और इन्वेस्टेड विद होता है, उसका मतलब होता है कि किसी को कोई पावर ऑथोरिटी देना। ठीक है, यहां पर सीधा सा है कि इन्वेस्टेड विद अगर कहते हैं तो किसी को कोई पावर ऑथोरिटी देना, उसके जॉब के लिहाजन हो सकता है। लेकिन इन्वेस्टेड इन कहने का मतलब है कहीं पर कुछ पैसे खर्च करना, कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करना, पैसा लगाना। तो यहां पर सबसे पहले तो हैज होना चाहिए। तो पहला जो ये मेरा ऑप्शन है ये भी हो सकता है, हैड इन्वेस्टेड हो सकता है कि ब्रिटिश बिलियनर एंड मनी सुपरमार्केट.com co-founder सिमोन निक्सन हैज इन्वेस्टेड या हैड इन्वेस्टेड, और यहां पर इन बिल्कुल ये सही है, इन फास्ट ग्रोइंग फूड डिलीवरी फर्म डिलीवरो। तो बिल्कुल यहां पर ये दोनों ऑप्शन हो सकता है, लेकिन यहां पर ये नहीं हो सकता है क्योंकि यहां पर इन्वेस्टेड के साथ जो विद लगा हुआ है, विद के हिसाब से इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, जो मेरे कंटेक्स्ट के हिसाब से ठीक नहीं है। उसमें इन्वेस्ट किया है डिलीवरी फर्म डिलीवरो में ब्रिटिश बिलियनर सिमोन निक्सन, तो बिल्कुल यहां पर ये लिख सकते हैं हम। ये भी लिखा जा सकता है एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस में, ऐसे जो है ये प्रेफर नहीं किया जाता है, बट इस लिहाजन चूंकि यहां पर कोई पॉइंट ऑफ रेफरेंस नहीं दिया हुआ है तो हम ये लिख सकते हैं हैड के साथ। इसीलिए जो मेरा यहां पर आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा वो वाला ऑप्शन जिसमें कि 1 और 2 दोनों है, बोथ 1 और 2, इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। देखिए यहां पर ये क्यों कट गया, क्योंकि इन्वेस्ट के साथ विद लगा हुआ है, ये होता है किसी को ऑथोरिटी पावर किसी पोर्शन को देने के सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं, और इन्वेस्टेड इन का मतलब होता है कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करना। तो सेंस जो मेरे संदर्भ में यहां पर जो सेंटेंस दिया हुआ है उसके हिसाब से पैसा इन्वेस्ट करने की बात हो रही है, इसलिए इन्वेस्टेड विद नहीं होगा। तो इसलिए जो इसका आंसर हो गया वो हो गया डी, बोथ 1 और 2। चलिए अगला सवाल लेंगे और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है कि दो इन द अर्ली 1970s there was some exception of oil price increase, no one had accepted such a massive increase that precipitates the world economic recession। अब देखिए कि यहां मुझे रिप्लेस करना है, हम चॉइसेस देख लेते हैं। तो मैसिव इंक्रीजिंग नहीं होगा, मैसिव इंक्रीज सही है। कह रहा है कि मैसिव इंक्रीज दैट रिजल्टेड, बिल्कुल जिसका परिणाम हुआ, दैट रिजल्टेड
इन, अब वैसे भी देखिए यहां पर वर्ल्ड के पहले जो है द लगा हुआ, यहां पर एन, बिल्कुल उस लिहाज भी ये ऑप्शन मेरा यहां से खत्म हो जाता है। अब है कि इन अ वर्ल्ड इकोनॉमिक रिसेशन, ये भी ठीक है। और प्रेसिपिटेट का मतलब होता है जल्दी ला कर देना, ठीक है, या जल्दी ला देना, जल्दी ला देना, या कह सकते हैं इसको प्रेरित कर देना। क्या कहेंगे? प्रेरित कर देना। तो इस सेंस में भी इसका इस्तेमाल करते हैं कि इंक्रीज दैट प्रेसिपिटेटेड अ वर्ल्ड इकोनॉमिक रिसेशन दैट रिजल्टेड। यहां पर जो है ये प्रेसिपिटेट्स, ये स्टैटिक बिहेवियर की वजह से गड़बड़ लग रहा है, वो वहां पर बिल्कुल नहीं होगा। और यहां जो हमने इसको एलिमिनेट किया दो तरीके से, एक तो एन वर्ल्ड के साथ सुटेबल नहीं है, दूसरा इंक्रीजिंग नहीं होगा, इसलिए मेरा 2 नंबर और 3 नंबर जो ऑप्शन है वो सेंटेंस के अंडरलाइंड हिस्से को अगर हटाएगा, वहां पर उसका प्रयोग किया जाएगा, तो बिल्कुल सेंटेंस का मीनिंग भी सही आ जाएगा, ग्रामेटिकली भी फिट बैठेगा। इसीलिए जो देखिए जहां पर वो 2 और 3 होगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी, ओनली 2 और 3, सिर्फ 2 और 3। पहला वाला बिल्कुल गलत है, वहां पर मैसिव इंक्रीजिंग नहीं, मैसिव इंक्रीज, और वर्ल्ड के पहले ए एन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। चलिए अगला सवाल लेंगे और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है, आफ्टर स्पेंडिंग 4 months इन यूएस द वीजा वॉज रिवोक्ड। अब यहां पर है कि किसका वीजा है वो पता नहीं चल रहा है यहां पर, तो वो रिप्लेसमेंट यहां पर दिखा रहा है कि सोनल्स वीजा वॉज रिवोक्ड। बिल्कुल ये सही है, ठीक है। रिवोक का मतलब होता है रद्द कर देना, ठीक है। रिवोक का ईडी लगा हुआ है तो रद्द किया। हर वीजा वॉज रिवोक्ड, ये भी सही है, नाम नहीं दिया किसी का, भाई उसका वीजा रिवोक्ड कर दिया। सोनल गॉट टू नो अबाउट रिवोक्ड वीजा, नहीं भाई, गॉट टू नो ये संदर्भ के हिसाब से फिट नहीं बैठेगा। सिंपल सा सेंटेंस है, आफ्टर स्पेंडिंग 4 months इन यूएस सोनल्स वीजा वॉज रिवोक्ड, हर वीजा वॉज रिवोक्ड। बिल्कुल 1 और 2 मेरे संदर्भ के हिसाब से फिट बैठ रहा है और सेंटेंस के मीनिंग को सेटिस्फाई कर रहा है, ग्रामेटिकली सही है। और सोनल गॉट टू नो अबाउट द रिवोक्ड वीजा, ये मीनिंग को कुछ गड़बड़, कुछ अजीब ही कर दे रहा है, जहां से मीनिंग कन्वे नहीं हो पा रहा है। और ये जो 1 और 2 है वो मेरा ऑप्शन नंबर ए में है, इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। मुझे आप सब बताइएगा जरूर कि क्या इस तरह के सवाल में कितनी परेशानी हुई, क्या ये पहले वाले सेंटेंस इंप्रूवमेंट से कैसा आपको महसूस हुआ, क्या आप इसे सॉल्व कर सकते, क्योंकि आजकल यही पूछा जाता है। और अपने अंक मुझे नीचे लिख करके बताइएगा जरूर। हाँ, एक और बात, शर्मा जी आप परेशान नहीं होइएगा, आपने एक सवाल मुझसे बड़े डिटेल में पूछा था, और वो सवाल है बहुत जल्द मैं उसका जो अगला कमेंट बॉक्स का सेशन आएगा उसमें पूरे विस्तार से उसकी जानकारी देंगे, और आपका कंफ्यूजन बिल्कुल वहां पर हम खत्म करेंगे। तो शर्मा जी बने रहिए, देखते रहिए। बिल्कुल हम और भी सवाल, अगर इस सारे जो अभी चैप्टर्स आने वाले हैं, जो सेशंस आएंगे, उसमें जो सवाल है वो भी आप लिखिए, ताकि हम संडे को सबको एक साथ आंसर कर सके। चलिए अगला सवाल लेंगे और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। कह रहा है कि लिविंग कंडीशंस ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन हु आर वर्किंग और हैव वर्कड इन द फॉर्मल सेक्टर आर, ठीक है। लिविंग कंडीशंस, इसके लिए आर लगा हुआ है, तो मेरा जो पहला वाला ऑप्शन है ये यहां से एलिमिनेट हो गया कि भैया ये नहीं होगा, ठीक है। आर अ मैटर ऑफ सीरियस पॉलिसी कंसर्न, मुझे यहां पर कोई भी गड़बड़ी नहीं लग रही, फिर भी ऑप्शन जो है ये देखिए, एन मैटर, ये बिल्कुल नहीं होगा, यहां से ये एलिमिनेट हो गया। आर अ मैटर, बिल्कुल वो होना चाहिए। आर अ मैटर फॉर, ये यहां पर इसमें गड़बड़ी है। तो मेरे जो तीनों चॉइसेस दिए हुए हैं वो गलत है सिचुएशन के हिसाब से। उसमें जो शब्द यूज किया गया है, एक में आर्टिकल गड़बड़ है, एक में प्रपोजिशन गड़बड़ है, एक में जो वर्ब इस्तेमाल किया गया है वो गड़बड़ है। तो इसीलिए वैसे भी पहले लग रहा था कि लिविंग कंडीशंस ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ द एल्डरली पॉपुलेशन हु आर वर्किंग और हैव वर्कड इन फॉर्मल सेक्टर आर अ मैटर ऑफ सीरियस पॉलिसी कंसर्न, और ये बिल्कुल सेंटेंस सही है, इसमें कोई भी बदलाव की जरूरत नहीं है। और इसीलिए जो इसका आंसर है वो है नो करेक्शन रिक्वायर्ड, ऑप्शन इज ई। चलिए अगला सवाल लेंगे और आपका समय शुरू होता है अब।
टाइम्स अप। कह रहा है कि इन स्पाइट ऑफ द रूमर्स ऑफ एन इम्पेंडिंग टेक ओवर बाय द गवर्नमेंट, मिस्टर कुलकर्णी बॉट मोर देन शेयर्स। अब देखिए ये मोर देन शेयर्स, यहां ये कॉम्बिनेशन ठीक नहीं लग रहा है, ऑफ दैट कंपनी, और यहां पर मच शेयर्स ये भी नहीं, ठीक है। शुड बी बॉट, इतना ही कहेंगे, शुड बी बॉट अगर कह देंगे मिस्टर कुलकर्णी शुड बी बॉट दैट कंपनी, तो ये भी मीनिंग नहीं आएगा। अब यहां पर देखिए मेनी शेयर्स, चूंकि हम काउंटेबल है, काउंट कर सकते हैं, संख्या है, तो बॉट मेनी शेयर्स ऑफ दैट कंपनी, और ये वाला जो है वो मेरे मीनिंग को फिट करेगा, सही कर देगा कि इन स्पाइट ऑफ द रूमर्स ऑफ एन इम्पेंडिंग टेक ओवर बाय द गवर्नमेंट, मिस्टर कुलकर्णी बॉट मेनी शेयर्स ऑफ दैट कंपनी, और इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ओनली 3। आंसर क्या हो जाएगा? सी ओनली 3। चलिए आज के सेशन का आखिरी सवाल लेंगे और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है, डिस्पाइट बीइंग अ बेंचमार्क ऑफ एग्रीकल्चरल ग्रोथ ड्यूरिंग द ग्रीन रिवॉल्यूशन, एग्रीकल्चर इन पंजाब इज बी, ये कॉम्बिनेशन, इज बी अंडरगो द फेज ऑफ डिक्लाइनिंग फार्म प्रॉफिटेबिलिटी एंड इंक्रीजिंग इंडेप्टनेस। अब यहां पर जो है ये कॉम्बिनेशन यहां पर एक साथ यूज नहीं होना चाहिए। चलिए ये जो है दिख रहा है कि इज गोइंग थ्रू अ स्टेज ऑफ डिक्लाइनिंग फार्म प्रॉफिटेबिलिटी एंड इंक्रीजिंग इंडेप्टनेस। बिल्कुल ये मीनिंग पर फिट बैठ रहा है। अब जरा दूसरे वाले में देखिए, हैड के साथ V3 होना चाहिए और ये मेरा जो है सो कॉल V4 होता है अगर हम बी के साथ इस्तेमाल करते हैं। दिस कॉम्बिनेशन इज रॉन्ग, ग्रामेटिकली ये सही नहीं है। अब कह रहा है कि इज अंडरगोइंग अ फेज ऑफ डिक्लाइनिंग फार्म प्रॉफिटेबिलिटी एंड इनडेप्टनेस। बिल्कुल इससे भी मेरा मीनिंग सही यहां से आ जाएगा। देखिए हमने सीधा सीधा क्या देखा कि इज के साथ बी वहां पर गड़बड़ था, इज के साथ गोइंग या अंडरगोइंग आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्पाइट बीइंग बेंचमार्क ऑफ एग्रीकल्चरल ग्रोथ ड्यूरिंग द ग्रीन रिवॉल्यूशन, एग्रीकल्चर इन पंजाब इज गोइंग थ्रू अ स्टेज ऑफ डिक्लाइनिंग, या फिर इज अंडरगोइंग अ फेज ऑफ डिक्लाइनिंग फार्म प्रॉफिटेबिलिटी एंड इंक्रीजिंग इंडेप्टनेस। इसलिए मेरा जो पहला है और जो तीसरा है वो मीनिंग को फिट करेगा, और इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ये वाला 1 और 3। उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन काफी मजेदार लगा होगा और आप सबको ये उम्मीद जगी होगी कि अब मैं जो आजकल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें भी कोई खासा जो है कठिन चीज आपसे नहीं पूछी जाती है, आप उसका भी निदान कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं, अपना रिजल्ट पा सकते हैं इंग्लिश को क्वालिफाई करके, अच्छे अंक प्राप्त करके। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया आपसे लाइक कर दें, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। मैं यहाँ पर बार बार कहता हूं, फिर से कह रहा हूं कि जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो लाइक करने में कंजूसी करते हैं, शेयर करने में कंजूसी करते हैं। लाइक शेयर कर दिया कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपनी बातें, अपना जो विचार है, जो लगता है कि कुछ सुधार करने की जरूरत है या कुछ बातें समझ में नहीं आई, वो आप कमेंट में मुझे लिख करके छोड़ देंगे। मैं उसका निदान लेकर के अगले कमेंट बॉक्स में आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। अब यहां से मैं भरोसा दिला सकता हूं कि यहां से सेशंस रेगुलर आएंगे। अब आपको जो है ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो समय यहां से विदा लेने का। अभी भी बस यही कहेंगे, घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ध्यान रखिए, पढ़ते जरूर रहिएगा। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।